jungle. चले बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने यूट्यूब की वीडियो में आगे हम करते हैं मैराथन वीडियो में चैप्टर नंबर 3, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। देखो, एक बात पहले ये समझ लें हम कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या कवरेज करनी है। ओके, तो सबसे पहले इसमें हमें कवरेज करनी है एम्प्लॉय की पेमेंट, यानी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जो हम पे करेंगे। कॉस्ट पेड टू एम्प्लॉय, कॉस्ट जो भी हम एम्प्लॉय को पे करेंगे, ओके, वो पर आवर और मे बी पर डे, कि हम अपने एम्प्लॉय को कितना पैसा दे रहे हैं 1 घंटे का या 1 दिन का। ओके, सेकंड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, कि हम जो लेबर से ओवर टाइम में काम कराते हैं, ठीक है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। फिर पढ़ेंगे इसमें ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम, कि अगर वर्कर खाली बैठता है और पैसे लेता है तो उसको किस तरह से पेमेंट दी जाएगी। ओके, फिर मेथड ऑफ इंसेंटिव, मेथड ऑफ इंसेंटिव पेमेंट, मेथड ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब अगर वो काम जल्दी समय में खत्म कर देता है तो उसको कैसे बोनस मिलेगा, ठीक है। और मेथड ऑफ पेमेंट, मतलब समय के हिसाब से मजदूरी देंगे या काम के हिसाब से मजदूरी देंगे। और फिर करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। ओके, चलिए, ये हमें कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एम्प्लॉय की, ठीक है। एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कौन से होते हैं? विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेसेबल विद द प्रोडक्ट। मैं जैसे मैं शर्ट बना रहा हूँ तो जो टेलर मास्टर है उसको जो पैसे दे रहा हूँ कटिंग के, स्टिचिंग के, पैकिंग के, वो डायरेक्ट लेबर हो जाएगी क्योंकि वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है या नहीं है। अब इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होगी? जो उसको सहायता कर रहा है, यानी पीएन हो गया, या मैनेजर जो लुक आफ्टर कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगी। तो हम इनडायरेक्ट लेबर को हम कहाँ ले जाएंगे? ओवरहेड में, और डायरेक्ट लेबर को हम ले जाएंगे यहाँ पर। तो हम ये बात कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की जब बात करें हम, ओके, तो हमारे पास 2 टाइप के आएंगे, एक होंगे डायरेक्ट एम्प्लॉय और एक होंगे हमारे पास इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। डायरेक्ट एम्प्लॉय कौन से होंगे? विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, विच कैन बी directly identified with the product, मतलब जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो हमारे प्रोडक्ट्स, राइट भी। जैसे कारपेंटर है, लकड़ी काट रहा है और फिर इसको शेप दे रहा है चेयर की, तो वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। और ये इनडायरेक्ट लेबर कैसे कहलाएगी? हाँ जी, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, राइट। जैसे इसमें हो गया वर्कर्स, इसमें बेसिकली हम किसको बोलते हैं? वर्कर्स को, कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं, लेबर्स कह सकते हैं इनको हम। आपने देखा होगा जो कारपेंटर है, जैसे भाई वुड का काम कर रहे हैं तो कारपेंटर जो काम करता है उसको हम लेबर की कैटेगरी में डालते हैं, है ना। टेलर मास्टर हो गए, तो ये डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं क्योंकि ये वर्क स्टेशन पर डायरेक्टली काम करते हैं। मतलब कपड़ा लिया, काटा, सिला और फिर उसको पैक किया, तो ये 3 स्टेजेस में जो भी वर्कर काम कर रहा होगा वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी।
ठीक है भाई। पहली स्टेज पर हम जैसे मान लो कहते हैं कटिंग, है ना, तो कटिंग में जो लेबर काम कर रहा है, फिर स्टिचिंग में जो लेबर काम कर रहा है, और फिर पैकिंग में जो लेबर काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ जो भी लेबर काम कर रहे हैं, ओके, यहाँ जो भी लेबर काम कर रहे हैं, ये लेबर कहलाएंगे हमारे डायरेक्ट लेबर, क्योंकि इनकी सैलरी, इनकी पेमेंट डायरेक्ट इस प्रोडक्ट के काम से लिंक है। अब इन तीनों के ऊपर ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट लेबर। इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट लेबर। तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है, डायरेक्ट एम्प्लॉइज, ठीक है। अब जो वर्कर, जो एम्प्लॉय, ठीक है भाई, ये मान लो हम कहते हैं मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है। एक्स कटिंग का काम कर रहा है, वाई स्टिचिंग का, और जेड पैकिंग का, ठीक है। और मिस्टर ए क्या काम कर रहे हैं कि इन तीनों को चेक कर रहे हैं बीच में बैठकर कि क्या ये काम अपना ढंग से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या ये आपस में बातें तो नहीं कर रहे हैं, राइट, क्या ये बार बार अपनी सीट से उठकर टहल तो नहीं रहे हैं, कि बार बार इधर उधर घूम रहे हैं बस, और पूरे दिन में एक ही कपड़े पर कटिंग करी। तो ये इसका काम है चेक करना कि भाई लेबर से पूरा टाइम लेना, पूरे टाइम में ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, कि कोई वर्कर खाली ना बैठे, कोई वर्कर फालतू में गॉसिप ना करे, कोई वर्कर अपना टाइम वेस्ट ना करे अननेसेसरी, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसकी जो पेमेंट होगी हम देंगे वो तीनों में बटेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। उसे क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो तीनों के लिए है, कॉमन है, राइट। ये एक्सक्लूसिवली कहलाता है, ये एक्सक्लूसिव कहलाता है, और ये कॉमन कहलाता है ना, राइट। जैसे पीएन हो गया मान लो, तो इसको क्या बोलते हैं, फोरमैन, मैनेजर, सुपरवाइजर, ठीक है। और पीएन हो गया मान लो कि भाई पानी पिला रहा है, चाय पिला रहा है तीनों को। हेल्पर हो गया मान लो कोई, कि भाई इसको टूल्स ला के दे रहा है, इसको धागा ला के दे रहा है, इसको पैकिंग मटेरियल ला के दे रहा है कोई, तो वो हेल्पर तीनों के लिए काम कर रहा है, नहीं वो फोरमैन या पीएन तीनों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर को हम कहां लेके जाएंगे, ओवरहेड्स में, ओके। ये पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 4 में, और ये पढ़ रहे हैं भाई हम चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, राइट। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर, कि हम लेबर को जो पेमेंट दे रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट निकालना, ठीक है। चलिए इतना एक बार नोट करना है तो आपको नोट कर लो जल्दी से। चलिए हो गया बेटा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। देखिए इसके लिए हम ऐसा बनाते हैं, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, कि हम जो लेबर को पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, वो कैसे निकालें, पर आवर, इट मे बी कॉल्ड पर आवर, इट मे बी कॉल्ड पर डे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय को देते हैं बेसिक पे, सबसे पहले हम एम्प्लॉय को देते हैं बेसिक पे। तो जितना भी हम उसको बेसिक पे देते हैं वो आप ऐड कर लोगे, जितना भी हम उसको बेसिक पे देते हैं वो ऐड कर लोगे, ठीक है। एक देते हैं हम डीए, इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, इसको बोलते हैं हम डियरनेस अलाउंस, ठीक है। क्या होता है ये, कि देखो मान लो हम एम्प्लॉय को बेसिक पे दे रहे हैं सपोज, ठीक है, 1000 रुपए पर डे, लेट से 1000 रुपए पर डे की हम उसको बेसिक पे दे रहे हैं। अब वो कहता है बाबूजी महंगाई बढ़ गई, नहीं आटा मैदा सूजी सब्जियां ये महंगी हो गई हैं, तो मुझे अब मेरा 1000 रुपए में गुजारा नहीं होता, नहीं अब मुझे मेरे को पैसे बढ़ा के दो। तो हम अगर 1000 रुपए में उसको बढ़ा देते हैं कि बेसिक पे तेरी 1200 हो गई, 1500 हो गई, तो क्या होता है कि जो बाकी के अदर बेनिफिट भी होते हैं ना, जैसे उसको सिटी कंपोजिशन अलाउंस देते हैं हम मान लो, हम उसको बोनस देते हैं मान लो, ठीक है, हम उसको कोई भी और बेनिफिट देते हैं, वो बेसिक पे का परसेंटेज होता है, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हम उसको क्या करते हैं, बेसिक पे नहीं बढ़ाते, एक अलग से महंगाई भत्ता दे देते हैं। ठीक है भाई महंगाई बढ़ गई ना, तो ठीक है यार 200 रुपए पर डे तेरा महंगाई भत्ता हो गया अलग से, नहीं हो गए तेरे 1200 पर अलग नाम से दिया गया, क्योंकि अगर मैं यही 1200 कर दूंगा तो आगे मैं उसको बोनस दूंगा,
नहीं, आगे मेडिकल अलाउंस दूंगा, आगे एचआरए दूंगा, वो परसेंटेज होगा पे का। तो वो भी भाई देखो ना, पहले मैं उसको मान लो 1000 रुपए का 10% दे रहा हूं, तो 100 रुपए है ना। अब अगर मैं बेसिक पे बढ़ा दूंगा तो वो सुविधाएं भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, तो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जिस बात के लिए मांग रहा है वो दे देते हैं हम उसको, तो इसलिए डीए बोलते हैं। ओके, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। ठीक है, लीव सैलरी, भाई हम उसको कहते हैं कि महीने में 2 छुट्टियां अलाउड है, महीने में 3 छुट्टी अलाउड है। ठीक है, कैजुअल लीव। अगर आप उन छुट्टियों को नहीं लेते और काम पर आते हो तो पैसे मिल जाएंगे उसके। नहीं भाई, कोई भी हम उसको बोनस देते हैं कि हाँ आपने काम अच्छा किया, ये भी आ गया रॉबन और होलसे प्लान के हिसाब से। ठीक है, सब्सिडी हम कोई देते हैं। अदर अलाउंसेस, कोई भी हम उसको अलाउंसेस देते हैं, कोई भी हम उसको अलाउंसेस देते हैं, अदर अलाउंसेस। इसमें क्या आ जाएगा अदर अलाउंसेस में? मान लो एचआरए देते हैं हम उसको घर पे रहने का खर्चा, हाउस रेंट अलाउंस के भैया तुम कहीं भी किराए पे लेके रह लो, हम आपको बेसिक पे का 20% किराया दे देंगे। ठीक है, ओके। सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस, है ना, ये सारी चीजें हम उसको दे देते हैं। सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस मतलब वो कहता है कि सर मैं जहां पर रहता हूं वो एक तरह से इलाका, गांव का इलाका है, तो मुझे सुविधा ही नहीं मिलती वहां से आने जाने का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके के अलाउंसेस हो सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस कहते हैं ना कि भी आने जाने का खर्चा ले लो चलो। ठीक है, मेडिकल अलाउंस, तुम अगर बीमार पड़ोगे तो आपका मेडिकल का खर्चा हम आपको देंगे। तो जो भी हम आपको सुविधाएं ये सारी देते हैं ये बेसिक पे में जुड़ जाएंगी। बात समझ में आ गई? ये सारी उसकी बेसिक पे में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट। ओके, एक्सक्लूडिंग contribution to, excluding contribution to provident fund and ESI। अच्छा, अब हम क्या करते हैं आगे, हम ये कहते हैं कि इतने पैसे हम उसको दे रहे हैं पर डे पर आवर जो भी। ठीक है, बट साथ में गवर्नमेंट का रूल होता है कि भाई अगर आपके पास इतने से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, मतलब जैसे फैक्ट्री एक्ट में कहते हैं कि 10 से ज्यादा अगर आप एम्प्लॉय रखते हो तो उनके सुख सुविधाओं का भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि जब वो रिटायरमेंट होकर चले जाएंगे तो उसके बाद वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। आज तो जो आपको पैसे, आप उनको पैसे दे रहे हो वो तो भैया ले जाके खर्च कर लेते हैं। तो डेली वेजेस वाले जो होते हैं हैंड टू माउथ होते हैं, वो तो आप उनको 2000 रुपए दे रहे हो पर डे तो 2000 रुपए पर डे खर्च हो जाते हैं उनके, 1000 रुपए दे रहे हो 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं। आप उनको 3000 दो 3000 खर्च कर लेंगे। तो फिर जब वो 60 साल के बाद आपके पास से छोड़ जाएंगे तो अपने घर के मेन खर्चे, उनके बच्चों की शादी है, घर बनवाना है या कोई और इवेंट कर रहे हो तो कैसे करेंगे वो, नहीं, उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप उनको पूरा पैसा मत दो। ठीक है, उनका कुछ हिस्सा एक डब्बे में डालकर हमारे पास रखवा दो। उस डब्बे का नाम है प्रोविडेंट फंड, उस डब्बे का नाम है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ये कंपलसरी हो जाता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ये सारा इन एडिशन टू पेमेंट होता है, ये सारा इन एडिशन टू पेमेंट होता है। ये जो दे रहे हैं इसके अलावा मैं उसका हिस्सा एक डब्बे में डाल रहा हूं, जो उस डब्बे में जब पैसा इकट्ठा होता जाएगा विद इंटरेस्ट, जब वो यहां से छोड़कर जाएगा तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। जब वो रिटायरमेंट लेगा या एक निश्चित समय के बाद वो ये पैसा गवर्नमेंट से ले सकता है विद इंटरेस्ट, तो उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये टोटल पेमेंट कहलाएगी इसकी, ये कहलाएगी इसकी टोटल पेमेंट, ये कहलाएगी इसकी टोटल वेजेस। ठीक है, राइट। अब एम्प्लॉय कहता है कई बार, सर जी आप मेरे भविष्य का कितना ध्यान में रख रहे हो, नहीं भविष्य निधि कितना ध्यान में रख रहे हो,
तो मेरी ड्यूटी भी है कि मैं भी कुछ पैसा जमा करा दूं, क्योंकि मैं जो पैसा कर ले जाऊंगा वो तो सारा खर्च हो जाएगा। तो वो इसमें से करता है, वो इसमें से करता है। समझ में आ गई बात? तो टोटल वेजेज जो इसकी बनती है कि भाई मेरी वेजेस बनी मान लो 2000 रुपए एक दिन की, तो कहता है चलो मैं भी एक काम करता हूँ कि 200 रुपए डब्बे में डाल देता हूँ। आप जो डाल रहे हो वो तो ठीक है, मैं भी डब्बे में डाल देता हूँ। ओके, तो वो विद इन द सैलरी होता है, विद इन द पेमेंट होता है। वो इसमें से माइनस करोगे तो वो टेक होम सैलरी में आएगा। ठीक है, चलो अभी दिखाते हैं। ये कराया हमारा ए। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन होता है इन एडिशन टू वेजेस। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होगा टू प्रोविडेंट फंड, ईएसआई नहीं, या एनी अदर फंड। एम्प्लॉय कह रहा है कि मैं कुछ जमा करवा रहा हूं, ठीक है, तो वो विद इन द सैलरी होगा। ओके, समझ रहे? या गवर्नमेंट कई बार टीडीएस काट लेती है, सॉरी एम्प्लॉयर, कि भाई तुम्हारी जो पेमेंट बन रही है वो टैक्स से टैक्सेबल है। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो उस अमाउंट पर जो एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है उस पर टैक्स काट के उन्हें जमा कराए। अगर एम्प्लॉय कहता है बाद में कि सर मेरा नहीं बनता, या मैंने डिपॉजिट कराए हैं तो मेरी टैक्स बनती नहीं है, तो हमसे रिफंड ले लेगा। पर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो जमा कराएगा। तो जो भी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होगा वो इसमें से जमा करा देंगे। ठीक है, तो ये सारे माइनस होकर, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं हम। ये जो पार्ट बचेगा इसको बोलते हैं हम टेक होम सैलरी। यानी ये पैसे घर ले जा रहा है, ये पैसे वो घर ले जा रहा है, टेक होम सैलरी। बोलो बात समझ में आ गई भी? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एडिशन टू सैलरी होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन विद इन द सैलरी होता है। ठीक है, अब अगर मान लो कोई ऐसा खर्चा भी होता है, हाँ जी, कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं देयर आर सम एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन टोटलिटी। ठीक है, कि भाई मैं एम्प्लॉय के लिए कैंटीन का खर्चा कर रहा हूं, नहीं, देयर आर सम एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच आर इनकर्ड इन टोटलिटी, ठीक है, जैसे कैंटीन का खर्चा हो गया, जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस हो गया, नहीं भी, कि भी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, उसके लिए एम्प्लॉय का हेल्थ चेकअप हो गया खर्चा, भाई कैंटीन हो गया, हमने एक कैंटीन खोल दी, एम्प्लॉय को बोल दिया कि चलो भाई जब आप बीच में लंच करते हो तो आपको खाना फ्री मिलेगा यहाँ पर, या कंसेशन पर मिलेगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर खर्चा एम्प्लॉयर का होता है, ओके, या कई बार क्या होता है कि फ्री हेल्थ चेकअप लगा देते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप, समझ रहे? तो ये सारे खर्चे टोटल में आते हैं कि भाई मैंने एक महीने में एक पर्टिकुलर पीरियड में कैंटीन पर इतना खर्चा करा उस जगह का किराया, वहां पर जो मेस में काम कर रहे हैं रसोइया वगैरह, शेफ वगैरह, वेटर वगैरह, उनका खर्चा, ठीक है, सामान जो आ रहा, आटा, दाल, मैदा, सूजी, नहीं, सब्जी, इन सब का खर्चा टोटल, ओके, या हेल्थ चेकअप, ये सारे खर्चे टोटल में आ जाते हैं हमारे पास। ये सारे खर्चे टोटल एक्सपेंसेस में आ जाते हैं फॉर ए पीरियड। मान लेते हैं फॉर ए मंथ कि सर इतना खर्चा मेरा एक महीने का आ गया। ओके, तो जो भी खर्चा मेरा आया होगा वो मेरे नंबर ऑफ लेबर पर डिवाइड कर दूंगा मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ लेबर पर डिवाइड कर दूंगा। समझ गए बात भी? तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सपेंसेस पर लेबर। ओके, तो ये खर्चा मेरा इसकी सैलरी शीट में जुड़ जाएगा, ये खर्चा हमारा सैलरी शीट में जुड़ जाएगा। आगे बात समझ। फिर आता है अगर हमें चाहिए लेबर पर आवर, फिर सेकंड पॉइंट आता है लेबर पर आवर। ठीक है, लेबर पर आवर कैसे निकालोगे आप, कि जो भी आपकी पेमेंट बनी, कौन सी, ए वाली, ध्यान रखना ए वाली, ठीक है, हाँ जी, ये ए वाली। अच्छा यहां भी देखना, यहां लिख देता हूं अदर एक्सपेंसेस, तो अभी मैंने बोला है अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जैसे कैंटीन का एक्सपेंसेस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कैंप का खर्चा हो गया,
अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, ये पर एम्प्लॉय, ये पर एम्प्लॉय पर आ गया जो है ना, ये यहीं जुड़ गया। ठीक है, अब टोटल वेजेस जो मेरे पास आई उस लेबर की, उसके ओवर से मैं डिवाइड करूंगा। टोटल वेजेस, ठीक है, एज पर ए, कैपिटल ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स। इफेक्टिव लेबर आवर्स कैसे निकालोगे आप? इफेक्टिव लेबर आवर्स कैसे निकालोगे आप? हाँ जी, जितने लेबर आवर्स काम कर रहा है वो, लेबर आवर्स अवेलेबल पर डे, भाई एक दिन में 8 घंटे, माइनस जितना टाइम वो खाली बैठा, नॉर्मल आइडल टाइम, माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। तो ये कहलाएगा मेरा इफेक्टिव लेबर आवर्स, इससे डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, आइडल टाइम कौन सा होगा? जब वर्कर खाली बैठता है। नॉर्मल, अब नॉर्मल नहीं, ये भी मैं आपको समझा दूंगा नॉर्मल कौन से होते हैं, अब नॉर्मल कौन से होते हैं। ठीक है, अच्छा इतना इसको नोट कर लो। चलिए बेटा, नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है आइडियल टाइम। ठीक है, देखो आइडियल टाइम हमारा दो टाइप का होता है। ओके, आइडियल टाइम हमारा जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट में करा था सेम वही यहाँ पर लेबर में दोबारा कर रहे हैं बस। ठीक है, ये हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल आइडियल टाइम, एक होता है नॉर्मल आइडियल टाइम, और एक होता है एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एक होता है एबनॉर्मल आइडियल टाइम। ठीक है, नॉर्मल आइडियल टाइम कौन सा होता है और एबनॉर्मल कौन सा होता है? ये होना ही होना है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉन कंट्रोलेबल, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, ये होना ही होना है। ठीक है, और ये इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, ध्यान से सुनो, नॉर्मल आइडियल टाइम, नॉर्मल आइडियल टाइम, नॉर्मल जो होना ही होना है सामान्य दशाओं में, मेरे बस में नहीं है इसको कम करना। ठीक है, हाँ जी, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे एक वर्कर फैक्ट्री गेट पर आता है 9 बजे, फैक्ट्री गेट पर, ये हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट में करा सेम ही है। ठीक है, यहां फैक्ट्री गेट पर वो अपना 9 बजे एंट्री कर जाता है। ठीक है, और 9 बजे अपना जो पंचिंग मशीन होती है उस पर पंच करके अपनी अटेंडेंस लगा देता है, यानी उसका मीटर शुरू हो गया। नहीं भाई, उसका मीटर अब शुरू हो गया। ओके, अब यहां पर आने के बाद वो अपना मस्ती से अपनी बाइक, अपनी बाइसिकल, ठीक है, स्टैंड पर लगाता है। ठीक है, फिर रास्ते में जो भी मिलता है उससे हाय हेलो, और भाई घर में सब ठीक है ना, कोई राजी खुशी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, सबसे मिलते जुलते 5, 7, 10 मिनट के बाद जब वो फैक्ट्री के वर्क स्टेशन पर आता है, जब वो फैक्ट्री के वर्क स्टेशन पर आ जाता है अपने अपने काम करने की जगह पर, राइट भाई, तो यहाँ पर फिर वो धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएगा। ठीक है, साफ सफाई करेगा, मशीन की कपड़ा हटाएगा और ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग करेगा, यानी उसको सेटअप टाइम, उसको सेटअप टाइम, समझ रहे हो? थोड़ा पड़ोसी से भी बात करेगा, हाँ भाई ठीक है, चल जब मशीन स्टार्ट करेगा, नहीं ये फैक्ट्री गेट से वर्क स्टेशन तक का टाइम मान लेते हैं 10 मिनट लगा दिया उसने, भाई ये तो हो नहीं सकता ना कि आपके वर्क स्टेशन फैक्ट्री गेट के बराबर हो, थोड़ा गैप तो होता ही है। ठीक है, अब सेटअप टाइम के बाद हमने काम शुरू कर दिया। ओके, काम करने के बाद 1 बज गया, अब उसको भूख लग गई, नहीं तो उसने लंच किया, एक आधे घंटे का लंच हो गया। ओके, अब फिर 2 बजे वो वापस आया अपनी मशीन पर। ओके, फिर 4 बजे फिर उसको चाय चाहिए, तो 10-15 मिनट उसने चाय पानी के लिए वेस्ट कर दिए। फिर अब आप सोचो 6 बजे जाएगा
तो 6 बजे थोड़ा ना वर्क स्टेशन छोड़ेगा, वो तो 6 बजे यहां आएगा ना, नहीं भी 6 बजे फैक्ट्री गेट पर आएगा, तो यहाँ तो वो 5:45 पर छोड़ देगा, ठीक है, और मशीन पैक करेगा और फिर यहाँ पर 6 बजे आ जाएगा। तो 9 से 6 जो टाइम हुआ उसका, नहीं 9 घंटे का जो टाइम हुआ उसका, नहीं क्या उसने 9 घंटे काम किया? अरे सर कैसी बात करते हो, 10 मिनट यहाँ बेकार गए, है ना, 10 मिनट यहाँ सेटअप टाइम में बेकार गए, 1 घंटा लंच का, और 15-20 मिनट चाय के, टी के, कॉफी के, पान वान खाने के लिए बाहर जाता है, ठीक है, और फिर 10-15 मिनट पहले छोड़ देता है। तो ये सारा टाइम कुछ नहीं कर सकते आप, इसको रोक ही नहीं सकते। क्या उसको लंच के लिए टाइम नहीं दोगे? नहीं। क्या उसको चाय पीने के लिए टाइम नहीं दोगे? क्या यहाँ से हवा में उड़ के जाएगा वो? तो क्या मशीन साफ नहीं करेगा वो? तो ये जो टाइम है नॉर्मल है, होना ही होना है, इसको बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। इसे क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल आइडल टाइम, यानी रोक नहीं सकते। तो कौन कौन सा होगा बेसिकली अगर मैं बात करूं तो? फैक्ट्री गेट टू वर्क स्टेशन, फैक्ट्री गेट टू वर्क स्टेशन, ठीक है। टाइम लॉस्ट, टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग, ओके, फैक्ट्री गेट से वर्क स्टेशन तक का जो टाइम होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? सेटअप टाइम, मशीन की साफ सफाई करेगा, पूजा वूजा करेगा, दो बत्ती जलाएगा, है ना। लंच टाइम, ठीक है, हाँ जी, ब्रेक टाइम, टी ब्रेक, ठीक है, फिर वर्क स्टेशन से फैक्ट्री गेट तक का वापसी का। तो ये सारा जो टाइम लॉस है ये नॉर्मल लॉस है, इसको आप कम कर ही नहीं सकते चाहे उल्टे लटक जाओ। समझ में आ गई बात? तो सर इसको कैसे ट्रीट करेंगे? अब भाई सिंपल सी बात है, नॉर्मल लॉस कभी भी हम अलग दिखाते ही नहीं है। नॉर्मल लॉस की वजह से हमेशा रेट बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब हम ये बात करते हैं, सपोज 9 घंटे के वो पैसे लेता है, 9 घंटे के पैसे लेता है सपोज 2,000 रुपए, 9 घंटे के पैसे लेता है सपोज 1,800 रुपए, ठीक है। तो 200 रुपए पर आवर हुए, 200 रुपीज पर आवर हो गए, है ना। अब मान लेते हैं ये सब मिलाकर, ठीक है, ये सब मिलाकर 2 घंटे 1 घंटा है, चलो टोटल मिलाकर कैलकुलेशन के लिए ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल आइडल टाइम। तो हम ये कहेंगे कुल मिलाकर वो 8 घंटे के 1,800 रुपए ले रहा है ना, 8 घंटे के वो 1,800 रुपए ले रहा है। तो इसका मतलब 1800 को आप अब डिवाइड करोगे किससे? 8 आवर से, तो ये आ जाएगा 225 रुपए। जहां 200 रुपए बुक करते हैं अब आप 225 रुपए बुक करोगे पर आवर। मतलब आप ये कहोगे कि भैया मैं उसको 8 घंटे काम करवाने के लिए 1,800 रुपए दे रहा हूं, दे तो 9 घंटे के लिए रहा हूं, पर 1 घंटा तो काम होना ही नहीं है ना, तो काम होना ही 8 घंटे है, ठीक है। तो जितना समय काम होना है उतने समय के मैं उसको पैसे दे रहा हूं, ओके। ये कहलाएगा अवेलेबल आवर्स, ठीक है, और ये कहलाएगा इफेक्टिव आवर्स। बोलो समझ में आ गई बात भाई? ये कहलाएगा इफेक्टिव आवर्स, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस की वजह से हमेशा गुड यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ड्यू टू नॉर्मल लॉस, ड्यू टू नॉर्मल लॉस, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड will increase, will increase, ओके। क्या कहना चाहते हैं हम कि नॉर्मल लॉस की वजह से गुड यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। चलो सेकंड है एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एबनॉर्मल आइडियल टाइम मतलब जो हमारी लापरवाही से होता है। एबनॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब जो हमारी लापरवाही की वजह से होता है, ठीक है, यानी टाइम लॉस्ट, टाइम लॉस्ट ड्यू टू हमारी क्या मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट नेग्लिजेंस, मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से होता है। ठीक है, जैसे वर्कर खाली बैठा है, मतलब आइडल टाइम का मतलब होता है कि काम नहीं हुआ और वो पैसे ले रहा है। भाई आइडल टाइम का मतलब क्या हुआ कि वर्कर खाली बैठा है और पैसे नहीं ले रहा। तो नॉर्मल का मतलब कि काम नहीं हो रहा, खाली नहीं बैठा मतलब भाई वो चाय पी रहा है, समोसे खा रहा है, लंच कर रहा है, सेटअप टाइम है, फैक्ट्री गेट से अगर वर्क स्टेशन तक काम तो नहीं हुआ ना। ठीक है, तो वो नॉर्मल कहलाया। अब नॉर्मल का मतलब वर्कर खाली बैठा है, क्यों? लाइट चली गई। भाई 2 बजे जैसे लंच करके आया, अरे लाइट चली गई, मैं क्या करूं? नहीं, 2:30 बजे लाइट आई तो आधा घंटा तो वर्कर क्या कहेगा, सर मैं थोड़ा ना छुट्टी कर रहा हूं, आपकी लापरवाही है, मैं तो काम कर रहा हूं, आप तो ना मुझे आधे घंटे के वैसे काट लोगे। तो अगर लाइट चली जाए, मशीन खराब हो जाए, ठीक है, या फिर मटेरियल नहीं आ रहा, कि मटेरियल आने में देरी हो रही है, तो वर्कर खाली बैठा है, भाई अभी आ रहा है 10 मिनट में, अभी आ रहा है, करते करते 2 घंटे लग गए। तो 2 घंटे अगर वर्कर खाली बैठा है, उसके पास कपड़ा ही नहीं आया काटने के लिए, उसके बाद लकड़ी नहीं आई काटने के लिए, तो वो क्या करेगा? तो मैनेजमेंट की लापरवाही कि मैनेजमेंट ने वेंडर से बात ही नहीं करी ढंग से कि भाई टाइम से मेटल भेजा करो, अगर आप टाइम से नहीं भेजोगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। यानी मैनेजमेंट का एक कैजुअल अप्रोच था वेंडर के थ्रू, तभी तो उसने ऐसा करा। ठीक है, तो इन में से कोई सा भी एक कारण हो जिस वजह से वर्कर खाली बैठा है, तो वर्कर की गलती नहीं है, पर हम तो उसके पेमेंट काट नहीं सकते, तो हमें तो उसको पैसे देने हैं। तो ये जो पैसे है कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा ना, क्योंकि ये माल बनाने में नहीं खर्च कर रहे हम। ठीक है, इसको हम कहेंगे असामान्य है, एबनॉर्मल। इसको कॉस्ट में से हटाकर कॉस्टिंग पीएल में ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हाँ जी, मशीन ब्रेकडाउन, जैसे मशीन ब्रेकडाउन, ठीक है, पावर फेलियर, पावर फेलियर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि सप्लायर डिले कर रहा है या लेबर ने स्ट्राइक कर दी। अब क्योंकि मैनेजमेंट ने लेबर की शर्तें नहीं मानी, इसलिए लेबर ने स्ट्राइक कर दी। तो इस वजह से अगर वर्कर खाली बैठा है, राइट भाई, इस वजह से वर्कर खाली बैठा है और हम उसको पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल। तो इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, शुड बी कैलकुलेटेड, शुड बी कैलकुलेटेड, ये हम अलग से निकाल लेंगे, एंड डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट, और कॉस्ट में से हटा देंगे, एंड ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीरियड, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीरियड। ओके, जैसे मान लो 8 घंटे उसने काम किया, हम ये कहते हैं 1800 रुपए लिए, फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे के हम उसको 1800 रुपए दे रहे हैं नॉर्मल लॉस घटाने के बाद। अब बाद में पता लगा कि 2 घंटे वर्कर खाली बैठा रहा, एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्यों वर्कर खाली बैठा रहा? क्योंकि मशीन खराब हो गई थी, क्योंकि पावर नहीं थी, ठीक है, मटेरियल नहीं था। तो इसका मतलब मैंने तो उसको फाइनली 6 घंटे के पैसे दिए, है ना, काम तो उसने 6 नहीं 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 फाइनली मैंने तो उसको 8 घंटे के पैसे दिए, बट काम उसने 6 घंटे करा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 2 घंटों के पैसे क्या रेट आ रहे थे हमारे? 225 रुपए। क्या रेट आ रहे थे हमारे? 225 रुपए। नहीं भी, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे के 225 रुपए के हिसाब से 450 रुपए जो मेरे बेकार गए, नहीं तो मेरी जो कॉस्ट है 6 घंटे की वो आई 1385। ठीक है भाई, तो ये कॉस्ट मैं अलग से निकाल ली, ये मेरा लॉस हुआ, क्योंकि ये 450 रुपए जो मैं दे रहा हूं काम नहीं करवा पा रहा, तो ये मेरा लॉस है। इसको ट्रांसफर करोगे कॉस्टिंग पीरियड में, इसको अलग से दिखा दोगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि मैनेजमेंट देखे ओहो मेरी लापरवाही से 450 रुपए बेकार जा रहे हैं, चलो मैं लेबर की इस वजह से है तो लेबर की बातें मान लेता हूं, इस वजह से है
तो सप्लायर को बुलाता हूँ कि भैया आगे से मटेरियल डिले हुआ तो मैं पेनल्टी लगाऊंगा और पेमेंट काट लूंगा। पावर फेलियर है तो मैं देखूंगा जनरेटर लगाता हूँ, ठीक है। मशीन ब्रेकडाउन हो जाती है तो मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाऊंगा, यानी पहले से एएमसी वगैरह ले लूंगा, यानी मशीनों को टॉप वर्किंग कंडीशन में रखूंगा। मतलब मैनेजमेंट देखेंगे ना कि अगर ये लॉस आ रहा है, वो कब देखेंगे, जब आप अलग से दिखाओगे कि किस वजह से लॉस आ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप दिखाओगे ही नहीं तो कंट्रोल कैसे होगा? तो नॉर्मल लॉस में दिखाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कंट्रोल होगा ही नहीं, तो इसको दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए रेट बढ़ा के दिखा देते हैं बस। बात समझ में आ गई? इसलिए अब नॉर्मल लॉस हम हाईलाइट करते हैं क्योंकि अब नॉर्मल आइडल टाइम आपके नियंत्रण में आता है। आप लेथार्जिक अप्रोच ले रहे हो, आप कैजुअल अप्रोच ले रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे, इस वजह से लॉस आ रहा है, तो ध्यान दो तो ये लॉस बच जाएगा। बोल, हो गया पार्ट क्लियर? चलिए इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए बेटा, अगला कॉन्सेप्ट है मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट। अगला कॉन्सेप्ट है मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट, कि हम लेबर को जो पैसे दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। तो एक हमारा सिंपल सा है समय अनुसार मजदूरी, एक है समय के हिसाब से मजदूरी, है भी, इसको बोलते हैं हम टाइम रेट, समझ रहे हो। और दूसरा हमारे पास है पीस रेट, यानी कार्य अनुसार मजदूरी, काम के हिसाब से, भाई काम करोगे तो पैसे लोगे, नहीं तो हमारे पास फ्री के पैसे थोड़ी ना है। इसको बोलते हैं समय अनुसार मजदूरी, कार्य अनुसार मजदूरी, यानी आप काम कर रहे हो तो घंटों के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जितने घंटे काम कर रहे हो उतने पैसे मिलेंगे, यानी रेट पर आवर, रेट पर आवर। एक घंटे के तय हो गए 200 रुपए, ठीक है। अब कितने घंटे काम किया? एक्चुअल वर्किंग आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, ओके। कितने घंटे आपने काम किया, कितने घंटे आपने काम किए, ओके। समय अनुसार मजदूरी, समय अनुसार मजदूरी काम के हिसाब से, यानी रेट पर यूनिट, जितने यूनिट आपने बनाए, रेट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना एक्चुअल आउटपुट, यानी जितना आपने माल बनाया, जितना आपने माल बनाया, नहीं भी, मल्टीप्लाई बाई, हाँ जी, मल्टीप्लाई किससे करोगे, सोचो जरा, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, जितना, ये यहां लिखते हैं सॉरी, मल्टीप्लाई एक्चुअल प्रोड्यूस्ड, जितना माल बनाया और किस रेट से। बोलो क्लियर हो गया पॉइंट? ये समय अनुसार, ये कार्य अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार आपको एग्जाम के क्वेश्चन में हो सकता है रेट पर आवर ना दिया हो, कई बार हो सकता है आपको एक्चुअल वर्किंग आवर्स ना दिए हो, ठीक है। तो हम उस केस में ही देखते हैं कि जो उसने माल बनाया पर पेमेंट टाइम रेट के हिसाब से है, तो फिर हम ये करते हैं जो उसने माल बनाया वो कितने समय में बन जाना चाहिए उतने समय के पैसे दे देते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं इफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स आर नॉट गिवन, इफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स आर नॉट गिवन, ठीक है, देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम, कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि जो उसने बनाया वो कितने समय में बन जाना चाहिए, ठीक है, राइट है, वो निकाल लो और फिर पेमेंट दे दो उसको। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो बनाया वो कितने समय में बन जाना चाहिए उसके पैसे दे दो फिर आप इसको। फिर हम देखेंगे भैया देखो जो आपने बनाया, ठीक है, जो बनाया हम देखते हैं कि वो कितने समय में बन जाना चाहिए, तो उसके पैसे दे जाओ टाइम के हिसाब से। चल
ओके क्लियर। चलो अब तीसरी बात आते हैं हमारे पास एफिशिएंसी की। तीसरा एक पॉइंट आता है एफिशिएंसी। ओके, यानी हम उसकी एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे। तो एफिशिएंसी हम हमेशा दो तरीकों से मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, और इन टर्म्स ऑफ आवर्स। चलिए ध्यान से सुनना, मतलब हम क्या कहेंगे, जैसे हमने करा था ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि भाई ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है तो लेबर एफिशिएंसी फेवरेबल आ जाएगा, नहीं कम एफिशिएंट है तो फिर वो लेबर एफिशिएंसी अनफेवरेबल आ जाएगा। आउटपुट की बात करें तो क्या कहोगे कि भाई हमने उसको टारगेट दिया था कि ना ध्यान रख आज के दिन तुझे 100 यूनिट बना लेने चाहिए, राइट, और अगर उसने 100 से ज्यादा बना लिए तो इसका मतलब वो वर्कर ज्यादा एफिशिएंट होगा, इसका मतलब वर्कर ज्यादा एफिशिएंट होगा। यानी अगर वो अपने टारगेट आउटपुट से ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो वो ज्यादा एफिशिएंट कहलाता है। ठीक बात है। तो हम आउटपुट की बात कब करेंगे, इफ एक्चुअल प्रोडक्शन is a higher than standard प्रोडक्शन, टारगेट प्रोडक्शन से ज्यादा कर लेता है वो, तो उसका मतलब वो हाई एफिशिएंट है, इसका मतलब वो हाई एफिशिएंट वर्कर है, वो बोनस का अधिकारी है। तो इस केस में आएगा मोर देन 100%। ठीक है भाई, मतलब ध्यान से देखना जरा कैसे निकालोगे। हाँ जी, मैथमेटिक्स का नियम होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, ये हमेशा 100% में आती है। जितना डिनोमिनेटर कम होगा, जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना आंसर ज्यादा आएगा। हाँ जी, जितना डिनोमिनेटर कम होगा, ध्यान से सुना, जितना डिनोमिनेटर कम होगा, ठीक है, उतना हमारा फाइनल आंसर ज्यादा आएगा। है ना, बोलो क्लियर पार्ट भी। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट कम होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट कम होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो हम क्या कहना चाहते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट कम होगा, ठीक है, कम होगा, और एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई। मतलब हमने कहा था एक दिन में 100 यूनिट बना लियो, नहीं, और उसने बनाई 120, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो कैसे निकालोगे बताओ। बिल्कुल सिंपल है, एक्चुअल आउटपुट ऊपर रखोगे नीचे रखोगे, स्टैंडर्ड आउटपुट कहां रखोगे, नीचे रखोगे डिनोमिनेटर में, स्टैंडर्ड आउटपुट डिनोमिनेटर में रखेंगे कि जो मैंने टारगेट था ये कम होगा और एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होगा। ओके, तो एफिशिएंसी ज्यादा आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो मुझे ज्यादा चाहिए, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट कम होगा तो मुझे आंसर ज्यादा चाहिए, तभी तो मैं कहूंगा हायर एफिशिएंसी। ठीक है, टारगेट था उसका 100 यूनिट बनाने का, उसने 120 बना दिए, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी 120%। क्लियर है बेटा। अच्छा अब आवर्स में जरा बताओ, आवर्स में इन टर्म्स ऑफ आवर्स क्या कहोगे आप। हाँ जी, कि मैंने उसको ये कहा था, अच्छा यहां लिख देते हैं इन ए डे, कि एक दिन में 100 बन जाने चाहिए, 120 बनाए। अच्छा अब क्या कहेंगे हम कि तुम्हें 100 यूनिट को बनाने में, 100 यूनिट को बनाने में, ठीक है, 8 घंटे का मैं समय दे रहा हूं, मैं आपको 100 यूनिट को बनाने में 8 घंटे का समय दे रहा हूं, डेट इज स्टैंडर्ड।
दैट इज स्टैंडर्ड। मैं आपको 100 यूनिट को बनाने में 8 घंटे का समय दे रहा हूं, ठीक है, पर आपने वो 100 यूनिट 6 घंटे में बना लिए, वाह भाई वाह। तो इसका आपको तो इनाम मिलना चाहिए। जो काम 8 घंटे में होना था वो आपने 6 घंटे में निपटा दिया, ठीक है, 6 घंटे में निपटा दिया, है ना। तो बताओ एफिशिएंसी क्या कहोगे उसको, बुरा है, कम समय में लिया, अरे भाई वही काम कम घंटे में ले रहा है तो एफिशिएंसी उसकी हाई होगी ना। अब आप अपना फॉर्मूला बनाओ, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना आंसर ज्यादा आएगा, जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना आंसर ज्यादा आएगा, और मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब एक्चुअल आवर्स को कहां रखोगे आप, डिनोमिनेटर में, और स्टैंडर्ड आवर्स को ऊपर रखोगे। पर ध्यान रखना स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, बेस सेम होना चाहिए। एक्चुअल आवर्स होता है एक्चुअल आउटपुट के लिए, ठीक है भाई। जितने एक्चुअल आवर्स कम होंगे उतनी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। जो काम 6 घंटे में निपटा दिया वो 8 घंटे का था, ठीक है भाई। तो इसका मतलब इट मींस उसकी एफिशिएंसी क्या हुई, 8 डिवाइडेड बाई 6 यानी 133%, 133% एफिशिएंसी कहलाती। बोलो समझ में आ गई बात भी, क्लियर है। चलिए ये एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अगला आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओवर टाइम। ओवर टाइम, है ना। तो नाम से क्लियर हो रहा है मुझे लग रहा है कि भाई जो टाइम ओवर हो जाए, जो टाइम आपका ओवर हो जाए, नहीं टाइम ओवर कहते हैं द नाउ द टाइम इज ओवर, नहीं मतलब अगर कोई वर्कर अपने सामान्य घंटों से ज्यादा काम करता है या एम्प्लॉयर करवाता है तो उसको ओवर टाइम बोलते हैं भाई। जैसे आप भी देखो ना, स्कूल में जब आप जाते थे तो आपकी मान लो 4 पीरियड रिसर्च से पहले और 4 रिसर्च के बाद, नहीं, और अगर मान लो आपके टीचर ये कहते थे कि भाई आज हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे क्योंकि हमें एग्जाम पास आ रहे हैं और सिलेबस खत्म कराना है, तो वो जो एक्स्ट्रा क्लास होती थी वो ओवर टाइम हुआ टीचर के लिए, ठीक है। तो वर्कर अगर नॉर्मल टाइम से बियॉन्ड काम करता है, कई कारण होते हैं उसके, उस कारण की वजह से हम ओवर टाइम पेमेंट को चार्ज करेंगे प्रोडक्ट में, तो वो टाइम ओवर टाइम कहलाता है। यानी एनी वर्क डन, कोई भी काम किया जाता है बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, यानी नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद अगर कोई काम करता है तो वो कहलाता है ओवर टाइम, ठीक है। और पेमेंट इसकी ज्यादा मिलती है, पेमेंट विल बी हाई, पेमेंट विल बी हायर, ज्यादा होगी, नहीं, एज कंपेयर टू नॉर्मल रेट। क्यों, ध्यान से देखो भाई, हमने ये क्या दिया कि अगर आप 9 बजे आते हो, ठीक है, और 6 बजे जाते हो तो ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स हो गए, ठीक है। अब अगर हम उसको ये बोलते हैं कि यार 6 बजे के बाद भाई तो 6 to 8 और रुक जाइयो, जरा काम है, नहीं, तो वो कहेगा नहीं सर थक गया मैं, अब कल आना, मैं नहीं कर रहा काम। तो हम कहेंगे अच्छा भाई रुकना यार, 100 रुपये फालतू ले लियो भाई। वो कहेगा सर, हम कहेंगे क्यों ऐसा कर रहा है, तो वो तो कह रहा है एक तो मैं थक गया, दूसरा सर 6 बजे मुझे बस मिल जाती है आराम से, 8 बजे में कहाँ बस वगैरह ढूंढूंगा, कहाँ मेरे को कन्वेंस मिलेगा, नहीं। तो हम कहते हैं भैया तेरे को कन्वेंस की दिक्कत नहीं होगी, पैसे ले ले फालतू, तेरी थकान भी दूर होगी और ऑटो से चला जाइयो। तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, तभी तो वो काम करने को तैयार होगा 8 बजे तक के लिए, तो इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। तो ध्यान से देखो, दो पेमेंट जाती हैं भाई। जैसे ये समझो कि आपका ऑटो रिक्शा वाला है या कार है, आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जाते हो नॉर्मल डेज में, नॉर्मल वर्किंग दोपहर में, तो वो बेसिकली 100 रुपए लेता है, नहीं,
अब रात को 2 बजे जा रहे हो, है ना, तो वो क्या कहेगा ऑटो वाला, साहब नाइट चार्ज लगेगा। आप कहोगे भाई मैं दिन में गया था तब तो 20 किलोमीटर, अब क्या 30 किलोमीटर हो गया। तो कहेगा भाई साहब दिन में गए थे वो नॉर्मल है, ठीक है, उसमें सारी सुख सुविधाएं मिलते हैं, मुझे भी चाय 10 जगह मिल जाती है। अब रात को मैं चाय कहाँ पीऊंगा बताओ, रात को मेरी नींद खराब हो रही है। तो वो ऑड आवर्स कहलाए बेसिकली ना, उसमें ओवर टाइम कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम क्या कहते हैं, बेसिक पे तो हम देंगे उसको, भाई मान लो बेसिक पे दे रहे हैं उसको 100 रुपए प्रति घंटा, ठीक है, ये 9 से 6 तक के टाइम में। अब क्योंकि 6 से 8 में काम करेगा वो, तो इसका हमको अलग से पैसे देंगे, उसको देंगे हम ओवर टाइम प्रीमियम। उसे क्या नाम देंगे हम, ओवर टाइम प्रीमियम। ओके, यानी हम हो सकता है 100 रुपए दें एक्स्ट्रा, 50 रुपए दें एक्स्ट्रा, 60 रुपए एक्स्ट्रा दें, जो भी दें, ठीक है, तो ये मिलकर मिलकर बन जाएगी, ध्यान रखना क्या बात कर रहे हैं, ओवर टाइम पेमेंट। ओके, 200 रुपए, 50 है तो 250, 60 है तो 160, सॉरी 150। तो ये 200, 150, 160 ओवर टाइम पेमेंट कहलाई, और ये प्रीमियम कहलाया, ये बेसिक पे। क्लियर? तो कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हम उसको ओवर टाइम में डबल पेमेंट दे रहे हैं, तो ये डबल है इसका मतलब ये मत समझना कि प्रीमियम डबल दे रहे हैं, ठीक है, ये मत समझना उसको प्रीमियम डबल दे रहे हैं, ठीक है भाई। चले, अब एक बात और ध्यान रखना, नॉर्मल ओवर टाइम हमारी पॉलिसी के हिसाब से होगा, ठीक है, बट अगर वो बात करें फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है भाई, तो यहां पर अगर कोई भी वर्कर एक दिन में अगर वो 9 घंटे से ज्यादा काम करता है, अगर उसके एक्चुअल आवर्स 9 घंटे से ज्यादा काम होते हैं इन ए डे, ठीक है, या 48 आवर्स से ज्यादा काम होता है इन ए वीक, या फिर एक्चुअल आवर्स मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम होगा, जो एक्सेस टाइम होगा, कॉल्ड ओवर टाइम। बोलो क्लियर है बेटा? चलिए अब आते हैं इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखो ट्रीटमेंट की जब बात आती है, हाँ जी, तो सबसे पहले देखते हैं किस वजह से ओवर टाइम दे रहे हैं, ठीक है, रीजन एंड ट्रीटमेंट, रीजन एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात, अगर कस्टमर कई बार ये कहता है कि भैया मुझे ये काम जल्दी करके दो, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मली हम वो काम, भाई एक शर्ट बनाने के लिए आई, एक सोफा सेट बनाने के लिए आया, तो हमने कस्टमर को बोला कि इसको बनाने में 30 दिन लगेंगे, ये नॉर्मल पीरियड है, ये नॉर्मल पीरियड है, हम आपका सोफा सेट पूरा बना के दे देंगे 30 दिन में। वो कहता नहीं भाई साहब मुझे तो गृह प्रवेश करना है, मुझे तो आप इसको 20 दिन में बना के दो, मुझे तो इसको 20 दिन में बना के दो, नहीं, एज पर हिज रिक्वायरमेंट। तो हम कहते हैं कि सर जो काम 30 दिन में होना है वो 20 दिन में करूंगा, तो मैं अपने वर्कर को 6 बजे के बाद बिठाऊंगा, तब जाकर हो पाएगा ये। तो हम कहेंगे बिठा, जो पैसा फालतू ले लियो, नहीं, तो सारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट सारा होगा, नहीं, वो हम उस कस्टमर से चार्ज कर लेंगे, यानी एंटायर, नहीं भाई, ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है, शुड बी चार्ज्ड, शुड बी
चार्ज्ड फ्रॉम सच कस्टमर। भाई तेरी वजह से पेमेंट जा रहा है तो तू दे, यानी सच स्पेसिफिक जॉब। बोलो क्लियर है भाई? जिस वजह से हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं वर्कर को, उस वजह पर चार्ज कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो दूसरी बात आती है कि कई बार हमारे पास लेबर कम रहते हैं नॉर्मली, शॉर्टेज ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ लेबर कि हमारे पास लेबर ना कम रहते हैं बाहर से मिल नहीं पा रहे, रिसेशन पीरियड है, वट एवर रीजन है, लेबर्स आर नॉट अवेलेबल, शॉर्टेज है। पहला हमें 100 लेबर की आवश्यकता है और हमारे पास अभी 80 अवेलेबल हैं, तो फिर काम तो टाइम पर देना है ना? तो इनसे कई बार हम ओवर टाइम करवाते हैं, तब उस केस में हम एक नॉर्मल इन्फ्लेटेड रेट बना लेते हैं और हर जॉब पर चार्ज करते हैं। फिर किसी एक की वजह से नहीं है ना, चार्ज टू ईच जॉब, नहीं, बाय इंक्रीजिंग द रेट। रेट को बढ़ा दो फिर, और क्या, और सब जॉब पर बराबर बराबर डाल दो। क्लियर बेटा? चलो आगे थर्ड, चलिए तीसरा आता है शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन। शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन, ध्यान से समझना, किस वजह से आता है शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन? ड्यू टू मैनेजमेंट फॉल्ट, और फिर उसको पूरा करने के लिए जल्दबाजी करते हो। मतलब प्रोडक्शन में कमी आ गई, क्यों? लाइट चली गई थी, टाइम से पूरा नहीं कर पा रहे, मशीनें खराब हो गई थी, रॉ मिल्क टाइम से नहीं आया, तो आपका कस्टमर का ऑर्डर टाइम से नहीं पूरा हो पा रहा, नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे? फिर हम ओवर टाइम प्रीमियम को, बिल्कुल सिंपल है, फिर हम ओवर टाइम प्रीमियम को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? कॉस्टिंग पीएल में, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। फिर हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से हो रहा है। ठीक बात है? चलिए, जो अभी बता जैसे आइडियल टाइम में था, तो अगर शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन है, अगर शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन है, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीजन, नहीं भी क्या? फेस्टिवल आ गए भाई, फेस्टिवल आ गए, लॉकडाउन हो गया, नहीं, ठीक है भाई, अगर मान लो कोई भी फेस्टिवल आ गए, ठीक है, पहले से पता था, पर हम ये नहीं मालूम था कि वर्कर छुट्टी पे चले जाएंगे, ज्यादा दिन डिले कर देंगे, ठीक है, या लॉकडाउन हो गया, तो इन रीजन की वजह से अगर आता है, तो जो बेसिक वेजेस है, जो बेसिक वेजेस दे रहे हैं पार्ट में, वो तो लेबर कॉस्ट में ले लेंगे हम, वो तो लेबर कॉस्ट में ले लेंगे, और जो ओवर टाइम प्रीमियम है, और जो ओवर टाइम प्रीमियम है, ठीक है, वो चार्ज कर लेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड में, उसको चार्ज कर लेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है भाई, चलिए, हो गया क्लियर बेटा? चलो इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला कंसेप्ट है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर, इसका मतलब है लेबर का आना जाना। टर्न ओवर, टर्न का आना जाना, जैसे हमने करा था मटेरियल का तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेबर आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, ठीक है, तो उससे ना फर्क पड़ता है एम्प्लॉय की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर, ठीक है, काम पर, क्योंकि जो लेबर पुराने होते हैं वो क्वालिटी देते हैं, नए लेबर को आने में टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर वो धीरे धीरे काम को सीखते हैं, पता लगा जब तक वो काम सीख रहे हैं वो चले गए। तो ये टर्नओवर ये दिखाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को कितना सेटिस्फाई करके रखते हैं, नहीं भी, क्योंकि सेटिस्फाइड होंगे तो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली बात, नहीं, इसका मतलब होता है आना जाना, नहीं भी, इसका लेबर टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है? कम एंड गो, आना जाना,
ये हमेशा रेशियो में एक्सप्रेस की जाती है, ये हमेशा रेशियो में एक्सप्रेस की जाती है, यानी परसेंटेज में, ठीक है, यानी परसेंटेज के अंदर, ठीक है। और अब अगर मैं इसको दूसरे से कंपेयर करूंगा कि मेरी लेबर टर्नओवर 25% है, दूसरे की 25-30% है, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है वहां पर ज्यादा लेबर हो, मेरे पास कम लेबर हो, नहीं। तो सिर्फ हम इसको अपने से इवेल्युएट करते हैं, नहीं भी, इट्स नॉट बेटर टू कंपेयर विद अदर फर्म। दूसरी फर्म से कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्यों? ड्यू टू हैविंग डिफरेंट बेस, ड्यू टू हैविंग डिफरेंट बेस। सबका बेस अलग अलग होता है ना, मेरे पास 100 एम्प्लॉई है, उनके पास 1000 एम्प्लॉई है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जस्ट बेटर टू कैलकुलेट फॉर इटसेल्फ, अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड कंपेयर विद प्रीवियस, और हम उसको प्रीवियस से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या कहते हैं हम, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लेबर, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लेबर, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लेबर, मतलब लेबर में, हाँ जी, मतलब लेबर में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड थे, अब वो चेंज हो गए, स्किल्ड कम रह गए, अनस्किल्ड कम रह गए, ठीक है, हो सकता है स्किल बढ़ जाए। तो जितनी हाई लेबर टर्नओवर होगी, हाई लेबर टर्नओवर, ठीक है, इज ए नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि लेबर का आना जाना अगर ज्यादा होगा ना, तो सर फिर तो क्या होगा बेसिकली, इसका मतलब इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करते हैं, कि हमारे लेबर सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं, इट मींस द लेबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, लेबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी मैनेजमेंट फेल्स टू प्रोवाइड देम बेसिक फैसिलिटीज, नहीं, क्योंकि लेबर जो होता है ना किसी भी कंपनी का, बेसिकली क्या होता है, इंजन होता है गाड़ी का, लेबर्स आर द की पॉइंट, ये की एलिमेंट होता है सक्सेस का, ये हमारा की एलिमेंट होता है सक्सेस का, ठीक है। जो लेबर हमारे होते हैं वो की एलिमेंट होते हैं हमारे सक्सेस के लिए, समझ रहे बात को, कि अगर लेबर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर वो जाते आते जाते रहते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, फिर हम उनको फिर बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, नहीं भाई, उनको सिखाओ पहले, समझ रहे हो, एचआर का खर्चा बढ़ जाता है, तो भाई नए वर्कर के लिए आप लेबर एजेंसी से बात करो, एडवर्टाइजमेंट निकालो, फिर उनको अपॉइंट करो, एक प्रोसीजर बढ़ जाता है अननेसेसरी, समझ रहे हो, ठीक है। और हाई परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव, क्योंकि आते हैं वो सीखते हैं, तो डिफेक्टिव की संभावना बढ़ जाती है, रेक्टिफिकेशन वर्क उनमें बढ़ जाता है, फिर मतलब इस तरीके की आपको समस्याएं सामने आ जाएंगी, ठीक बात है। तो अब लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने के कई मेथड है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए एक बार इसको नोट कर लेते हैं, और ये ध्यान रखना हमेशा कि लेबर टर्नओवर रेशियो एक पर्टिकुलर पीरियड की निकाली जाती है, समझ रहे हो, लेबर टर्नओवर रेशियो should be analyzed for a particular period,
फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई 6 महीने की निकालो, क्वार्टरली निकालो या साल भर की निकालो, ठीक है, क्वार्टरली लो, समझ रहे हो, या ईयरली लो, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड में आप कंपेयर करोगे कि लास्ट पीरियड में इतनी थी, इस पीरियड में इतनी है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट मेथड है हाँ जी रिप्लेसमेंट मेथड। फर्स्ट मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। फर्स्ट मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। इसमें बिल्कुल नाम से क्लियर है। अब क्योंकि ये एक पीरियड की निकाली जाती है, ठीक है, तो ना तो ओपनिंग वर्कर लोगे ना क्लोजिंग, हम देखेंगे पूरे पीरियड में कितने वर्कर है, इसका मतलब एवरेज होगा, इसका मतलब एवरेज होगा। तो नाम से क्लियर है यहां पर कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने एम्प्लॉय, एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने एम्प्लॉय रिप्लेस्ड हुए, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने रिप्लेस्ड हुए, रिप्लेस का मतलब पुराने की जगह नए आए, ठीक है। इसमें जो नए वर्कर आए एक्सपेंशन की वजह से वो शामिल नहीं होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज वर्कर, नंबर ऑफ एवरेज वर्कर्स इन ए पीरियड इनटू 100। अब ये ध्यान रखना आप कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, हाँ जी रिप्लेस मतलब आपकी सीट, मतलब एक सीट पर रामलाल बैठा है, इसको हटाकर श्यामलाल आ गया, वो रिप्लेस। आपने टेबल पर पेन रखा है, हटाकर आपने पेंसिल रख दी, दैट इज रिप्लेस्ड। एक पेन और लाके रख दिया, वो नहीं, वो तो नया आया। तो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो पुराने की जगह नए आए, नहीं भी, यानी एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ वर्कर इन प्लेस ऑफ ओल्ड वर्कर। जो पुराने की जगह नए आए, जो पुराने की जगह नए आए, जो पुराने की जगह, पुराने की जगह नए आए। हमारी बात समझ में आ रही है, पुराने हटे और नए आए, ठीक है। इसमें न्यू इंक्लूड नहीं होता, इट्स नॉट इंक्लूडेड ए न्यू वर्कर, ठीक है, अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपेंशन। मतलब हमने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करा, हमने एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी, उसमें जो नए वर्कर रखे वो रिप्लेसमेंट में थोड़ा ना आएगा, ठीक है, ये पुराने की जगह जो नए आए वो आएंगे। बात समझ में आ गई। और एवरेज क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन ए पीरियड। क्या होंगे ये, ओपनिंग, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर एट द बिगिनिंग, प्लस क्लोजिंग, इन दैट पीरियड। ओके, ये दोनों ऐड करके, ये दोनों आप ऐड करके, ओके, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो ये आ जाएगा मेरे पास एवरेज, ये आ जाएगा एवरेज। चलो क्लियर।